हेलो स्टूडेंट्स। आज छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की आपको मालूम है कि मध्यकालीन या मिडिएवल हिस्ट्री जो है हमने आपको जो इसने मैंने जब बताया था कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे। इसमें एक था एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था स्टोन एज से लेकर लगभग 1000 AD के बीच में। तो ये जो मिडिवल पीरियड है उसका जो टाइम पीरियड होगा 1000 AD से लेकर जो है 1741 तक। 1741 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कलचुरियों का जो स्वतंत्र शासन था 1741 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है वह छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का टाइम पीरियड है ये। ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ का जो मध्यकाल है वह कलचुरी शासन व्यवस्था से कलचुरी शासन व्यवस्था या कलचुरी शासन या कलचुरी राजवंश, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। तो पूरा कलचुरियों को ही हमको पढ़ना है। तो मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये कलचुरी जो है वह कौन है। ठीक है, देखिएगा भारत के इतिहास में लगभग 600 AD के आसपास ना यह समय जो है यह राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है राजपूत एज। तो इस समय जो है भारत में ऐसी कोई भी सेंट्रल पावर नहीं था जो पूरे भारतवर्ष में एक यूनाइट तरीके से रूल कर सके। इसलिए जितने जितने भी लोकल राजा थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था। वो अपने आप को स्वतंत्र हो गए थे, कोई भी ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। तो उस टाइम पीरियड को जो है हम राजपूता एज कहते हैं। और भारत के इतिहास में इसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 600 AD से लेकर 1200 AD के बीच का होता है। लगभग 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के तक जो है इसका टाइम पीरियड होता है। जैसे ही दिल्ली सल्तनत आता है तो राजपूत काल को हम समाप्त मानते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी राजपूत काल के संदर्भ में देखेंगे तो अगर हम कलचुरी राजवंश की बात करते हैं तो कलचुरी राजवंश की उत्पत्ति भी लगभग जो है भारत के इतिहास में अगर देखते हैं तो राजपूता एज में ही हुआ था, राजपूत काल में ही हुआ था। ठीक है, 6वीं सदी से लेकर 6वीं सदी से लेकर लगभग 18वीं सदी तक जो है कलचुरी राजवंश भारत के किसी न किसी भाग पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, किसी भी टाइम पीरियड में यह इन राज्यों में या इसके अदर भी यह शासन कर रहे थे। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन उन्होंने अपना जो है मध्य प्रदेश को बनाया और मध्य प्रदेश के बाद से यह छत्तीसगढ़ में आए। और छत्तीसगढ़ में ये जो है अब आगे चलकर जो इनको रतनपुर की कलचुरी के नाम से यह ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है राजवंश की स्थापना होती है कलचुरियों की, वह 1000 AD के आसपास होता है। तो 10वीं सदी से लेकर जो है या 1000 ईस्वी से लेकर 1741 तक छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट रूल किया, स्वतंत्र शासन किया। ठीक है, और यही स्वतंत्र शासन जो कलचुरियों का छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कलचुरियों की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देख ही रहे हैं तो देख लेते हैं कलचुरियों का जो है वास्तव में जो है इसका पैटर्न या पितृ पुरुष या वास्तविक या संस्थापक फाउंडर ऐसे कौन रहा है। तो छत्तीस कलचुरियों का अगर हम देखा जाए तो इनका जो पितृ पुरुष है उसका नाम है कृष्णराज। ठीक है, कृष्णराज है ये। ठीक, कृष्णराज लगभग जो है 6वीं सदी में ना कलचुरियों की स्थापना करता है। इसलिए कलचुरियों की इसको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू कल्चरल लिटरेचर, इसका जो है 500 से 575 AD के बीच में इसका टाइम पीरियड बताया गया है। ठीक है, कृष्णराज को क्या कहा गया है, इसका
संस्थापक या फाउंडर कहा गया है, संस्थापक या इसका फाउंडर कहा गया, संस्थापक कहा गया है, पितृ पुरुष कहा गया है। ठीक है, कृष्ण राज के बाद से जिस व्यक्ति का नाम आता है, जिस राजा का नाम आता है, उसका नाम है शंकरगण फर्स्ट, शंकरगण प्रथम। ठीक है, शंकरगण फर्स्ट का नाम आता है। इसका जो टाइम पीरियड है 1750 1770 1575 से लेकर 600 एडी के बीच में। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको जो है केवल कृष्ण राज को जानने की जरूरत है कि यह संस्थापक या पितृ पुरुष के नाम से इसको। तो कभी कभी पूछा जाता है कलचुरियों का पितृ पुरुष कौन है, तो आप कृष्ण राज को कर सकते, इतना ही बस आपको जानने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इतिहास को इजी बनाने के लिए डेट अगर मालूम चल जाता है तो आपको याद करने में क्या होगा, सहूलियत फील होता है ना। तो शंकरगण फर्स्ट के बाद से अगला व्यक्ति का जो नाम आता है उसका नाम है बुद्धराज। क्या नाम है, बुद्धराज का नाम आता है। और बुद्धराज जो है मतलब उत्तर प्रदेश से जो है एमपी में कलचुरियों को लेकर आया, एमपी में, मध्य प्रदेश में कलचुरी की इसने स्थापना की। कलचुरियों की जो शुरुआती राजधानी थी वह था महिष्मती। ठीक है, महिष्मती था, शुरुआती राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। एक और राजा का नाम आता है जिसका नाम है वाम राज देव। तो वामराज देव के समय जो कलचुरियों की राजधानी थी, पहली राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, और द्वितीय जो है एक शहर बसाया जिसका नाम है त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी को इन्होंने द्वितीय राजधानी कहा। फर्स्ट राजधानी महिष्मती। ठीक है, और सेकंड राजधानी जो है वह क्या हो गई, त्रिपुरी हो गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे त्रिपुरी को वास्तविक राजधानी बनाने का श्रेय जो आता है वह कोक्कल प्रथम को आता है। एक कोक्कल करके थे, कोक्कल फर्स्ट करके थे, एक राजा थे, वह जो है त्रिपुरी को क्या किया, उन्होंने स्थायी राजधानी बना दिया। त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया, परमानेंट कैपिटल जो है त्रिपुरी को बना, स्थायी राजधानी बनाया। ठीक है, कोक्कल फर्स्ट ने त्रिपुरी को अपना स्थायी राजधानी बना दिया। अब यहां से एक चालू करते हैं। कोक्कल फर्स्ट के 18 पुत्र थे। कोक्कल फर्स्ट के कितने पुत्र थे, 18 पुत्र। इसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था शंकरगण। सबसे जो बड़ा पुत्र था, 18 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था शंकरगण, जिसको मुग्ध तुंग के नाम से भी जाना जाता है। मुग्ध तुंग के नाम से भी जाना जाता है। आज सुनो, मुग्ध तुंग के नाम से भी जिसको जाना गया। ठीक है, ठीक है। अब शंकरगण द्वितीय ने अपने पिता के मृत्यु के बाद जो है वह शासक किया। शंकरगण द्वितीय ने या मुग्ध तुंग ने अपने पिता के बाद क्या किया, शासन किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस क्रम में इसने छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र पे आक्रमण किया। तूने
छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां के वाण वंशीय शासक को परास्त किया, शासक को हराया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को अपने राज्य में मिला लिया। छत्तीसगढ़ को क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। और उसने वहां तो प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, परंतु अपने अधिकारियों के माध्यम से, मंडलाधिपतियों के नाम से वहां शासन किया, ठीक है। और अपने छोटे भाई को, छोटे भाइयों के माध्यम से इनको वहां का शासन किया, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों पर इनका ध्यान होने के कारण, अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के कारण लगभग 950 ईडी के आसपास इनका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र पर उड़ीसा के सोमवंशियों का कब्जा हो गया, ठीक है। यहां तक हो गया। 950 के आसपास क्या हो गया, उड़ीसा के सोमवंशियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर, अब शंकरगढ़ के बाद जो है अगला शासक होते हैं लक्ष्मण राज, ठीक है। लक्ष्मण राज होते हैं शंकरगढ़ के बाद अगला शासक कौन हो रहा है, लक्ष्मण राज हो रहे हैं, ठीक। लक्ष्मण राज के बाद अगला शासक जो है कोकल प्रथम होते हैं, अगला शासक जो है कोकल देव सेकंड होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है कोकल देव का, इनका टाइम पीरियड अप्रॉक्स जो है 919 टू 1015 के आसपास का आता है, ठीक है। कोकल देव का फिर ध्यान जो है छत्तीसगढ़ की तरफ आया और उन्होंने अपने पुत्र कलिंग राज को छत्तीसगढ़ भेजा, ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र कलिंग राज को क्या किया, छत्तीसगढ़ भेजा, ठीक। कलिंग राज ने लगभग 1000 एडी के आसपास, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र पर अपना
प्रभुत्व को पुनः स्थापित कर लिया। ठीक है, पुनः स्थापित कर लिया। और पाली क्षेत्र के तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया एवं वहीं से शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे लगभग 1000 AD के आसपास जो है कलचुरियों का प्रत्यक्ष शासन जो है शासन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आता है कि कलचुरियों का वास्तविक संस्थापक छत्तीसगढ़ से कौन है। तो कलचुरियों का वास्तविक संस्थापक अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, कलचुरी राज्य का वास्तविक संस्थापक है तो वह नाम आता है किसका, कलिंग राज का आता है। आप कलिंग राज का नाम देंगे आप। ठीक है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना हो गई लगभग 1000 AD के आसपास। और 1000 AD से लगभग 1740 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का क्या रहा, ये जो टाइम पीरियड क्या है, यह प्रत्यक्ष शासन था। क्या रहा यह, प्रत्यक्ष शासन। ठीक है, दूसरा जो है 1741 से लेकर 1757 तक कलचुरी शासक अधीन मराठा, ये इस टाइम पीरियड पर ये आएगा। तो कलचुरियों का जो प्रत्यक्ष जो सत्ता रहती है वह 1741 तक रहती है। इसी के संदर्भ में हम इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और जो पहला शासक है वह कौन है, वह पहला शासक जो है वह कलिंग राज हो गया। ठीक है, पहला शासक कौन हो गए, कलिंग राज हो जाते हैं। एक एक करके देखते हैं, पढ़ते हैं इन चीजों को। सत्रह सौ इकतालीस तक रहता है। आगे इतिहास में 1741 में जो है अंतिम जो शासक रहता है प्रत्यक्ष, उसका नाम रहता है रघुनाथ सिंह। 1741 में अंतिम जो शासक रहता है, अंतिम जो है इंडिपेंडेंट अंतिम शासक जो है उसका नाम रहता है रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह जो है मराठों के सामने सरेंडर कर देता है और वह 1745 तक शासन करता है। 1745 के बाद से जो मराठाओं के अधीन जो अंतिम शासक रहता है 1757 में, वो रहता है मोहन सिंह। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी बस याद यही रखिएगा 1741 तक रहा और अंतिम शासक जो है, जो इंडिपेंडेंट अंतिम शासक जो रहा, रघुनाथ सिंह रहा। मराठों के अधीनता में 1757 तक शासन करते रहे। तो 1757 में जो अंतिम शासक था कलचुरियों का, वह था मोहन सिंह, क्योंकि रघुनाथ सिंह 1745 में इसकी डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो कलचुरी राजवंश 1000 AD टू 1741 AD। ठीक है, फर्स्ट रूलर कौन है, कलिंग राज है। फर्स्ट रूलर कौन है, कलिंग राज। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1000 AD टू 1020 AD या ईस्वी सन। कंफ्यूजन नहीं किएगा। इनके समय में इनके संदर्भ में क्या क्या मुख्य बातें हैं कि रियल फाउंडर
छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के छत्तीसगढ़ की में कलचुरियों के वास्तविक संस्थापक एवं प्रथम शासक रहे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? इन्होंने राजधानी अपनी तुमान को बनाया। ठीक है, तुमान पाली क्षेत्र में ही है। ठीक, इनके समय में चैतुरगढ़ में जो है महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण हुआ है। महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण। तो ये जो है कलिंग राज के संदर्भ में इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। तो कलिंग राज को किस पॉइंट ऑफ से याद रखोगे? कलिंग राज जो है फर्स्ट जो है रियल फाउंडर है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की। लगभग 1000 एडी के आसपास उन्होंने छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनको हराकर जो है अपने राज्य की स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो शासक आते हैं उनके पुत्र रहते हैं जिनका नाम रहता है कमल राज। क्या नाम है? कमल राज। ठीक है, कमल राज का जो टाइम पीरियड है वो 1020 से लेकर 1045 एडी 1020 से लेकर 1045 ईस्वी के बीच में 1020 टू 1045 एडी के बीच में। ठीक है, इनके समय ऐसा कोई बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रहा है ये। ठीक है, कमल राज के समय एक स्टोरी है कि इस समय जो है त्रिपुरी का जो शासक था, इस समय त्रिपुरी के शासक जो था उसका नाम था गंगदेव। ठीक है, गंगदेव ने उड़ीसा जीतने का अभियान चलाया। उसमें कमल राज ने उनकी सहायता की थी। कमल राज ने उनकी सहायता की थी। देखिए, भले ही छत्तीसगढ़ में कचहरियों की स्थापना 1000 एडी में हो जाता है, लेकिन अभी भी यह त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन ही शासन कर रहे थे ना। उनका मेन जो राजा था वो कहाँ बैठा था? त्रिपुरी में। इस क्षेत्र के जो राजा थे वह कलिंग राज और कमल राज थे। कमल राज थे अभी। ठीक है, बट यह त्रिपुरी के अधीन ही शासन कर रहे थे। तो इन चीज को याद रखिएगा। अगला जो तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक उसका नाम है रत्नदेव। रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम, मतलब एक ही है, या रत्नदेव बोले या रत्नराज बोले। इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक, इनका जो टाइम पीरियड है 1045 एडी से लेकर, सब ईस्वी में है, 1065 एडी। ईस्वी बोले या एडी बोले बात एक ही है, कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अब रत्नदेव के समय क्या है महत्वपूर्ण बातें हैं तो देखिएगा इनके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था रतनपुर। ठीक है, या कुबेरपुर। इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था रतनपुर या कुबेरपुर। याद रखेंगे इस चीजों को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे चलकर जो है तुमान से इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर में शिफ्ट कर दिया।
मतलब रतनपुर को राजधानी बना दिया। रतनपुर में महामाया देवी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, निर्माण करवाया। रतनपुर में जो है अनेक तालाबों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो मान में भी इन्होंने अनेक तालाब, मंदिर और बाग बगीचों का निर्माण करवाया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने तुमान में नहीं करवाया, तुमान में भी निर्माण कार्य इनके जारी रहे। ठीक है, रतनपुर में इन्होंने अनेक तालाबों का निर्माण करवाया, इसलिए रतनपुर को तालाबों की सिटी भी कहा, तालाबों की शहर भी कहते हैं। तालाबों का शहर जो है रतनपुर को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट्स मैं बता देना चाहता हूँ। एक बार किसी छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी पत्नी का नाम लिखिएगा, नौलला देवी था। ठीक है, जो वसु वर्मन की पुत्री थी। वसु वर्मन की पुत्री थी यह। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट, अगला शासक, रत्नराज के बाद से अगला शासक जो होते हैं उनका नाम है पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव फर्स्ट। देखिए सब फैक्चुअल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा, और रटने की प्रक्रिया नहीं है, मतलब 2 4 5 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। 1065 से 1090 एडी तक का समय जो है वो पृथ्वीदेव के समय का है। ठीक है, पृथ्वीदेव की पत्नी का नाम था राजलल्ला देवी। राजलल्ला देवी, राज इनकी पत्नी का नाम था राजलल्ला देवी। ठीक है, राजलल्ला देवी पत्नी का नाम था। पृथ्वीदेव ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था सकल कोसलाधिपति। सकल कोसलाधिपति मतलब लगभग समूची छत्तीसगढ़ पर इनका शासन हो गया था। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का टाइटल लिया जाए, मतलब संपूर्ण कोसला क्षेत्र पर सकल कोसलाधिपति का इन्होंने क्या किया था, टाइटल लिया था। ठीक है, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है अमोदा कॉपर प्लेट के स्क्रिप्ट से मिलती है। अमोदा से, अमोदा ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट ताम्रपत्र जो स्क्रिप्ट है उससे इनके बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है,
ठीक, ये पृथ्वी देव के समय का हो गया। और एक और फैक्ट्स है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि इनकी एक पराजय हुई थी, बाद में इनको छिंदक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक जाजल्यदेव ने हराया था। जाजल्यदेव छिंदक नागवंशी शासक जो है सोमेश्वर देव प्रथम ने इनको युद्ध में हराया था। और दक्षिण कौशल के कुछ हिस्सों पर इसने कब्जा कर लिया था, जिसका बदला जो है पृथ्वी देव के पुत्र जाजल्य देव ने लिया। ठीक है, इस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। अगला नेक्स्ट शासक का नाम आता है, इसका नाम है जाजल्य देव। जाजल्य देव फर्स्ट। जाजल्य देव फर्स्ट, इसका जो टाइम पीरियड है 10952 टू 1120 AD, 1095 से 1020 1120 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, जाजल्य देव ने जो टाइटल किया, धारण किया, हाथियों को हराने वाला, जिसका नाम है गज शार्दुल। गज शार्दुल का इसने टाइटल लिया। तो वो व्यक्ति जो हाथियों को हरा दे, हाथियों का शिकार होता है। ठीक है, तो ये है शासक है जाजल्य देव। ठीक है, जाजल्य देव का विवाह जो हुआ, उनकी पत्नी का नाम है लक्षला देवी। लक्षला देवी। ठीक है, जाजल्य देव के बारे में जानकारी जो है हमको रतनपुर अभिलेख से भी मिलती है। लक्षला देवी के बारे में जानकारी भी हमको रतनपुर अभिलेख से मिलती है। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करने वाली बात है, यह ऐसा शासक था जिसने त्रिपुरी की अधीनता से अपने आप को मुक्त कर दिया। ठीक है, अपने आप को मुक्त कर दिया, और इसको इस घोषणा करने के बाद इसको बहुत सारा त्रिपुरी के शासकों के आक्रमणों को भी झेलना पड़ा था। ठीक है, इसने त्रिपुरी की अधीनता से अपने आप को मुक्त कर दिया और अपने नाम से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन को इशू किया, सोने और चांदी के सिक्के जारी किया।
ठीक है, और उस पर अपना नाम अंकित करवाया। क्लियर चीज है ये। मैं जब छिंदर नागवंशी शासक पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि छिंदर नाग जाजल्य देव क्या करता है। जाजल्य देव ने छिंदर नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को सोमेश्वर देव को हराया। ठीक है, इसलिए जाजल्य देव ने क्या किया, सोमेश्वर देव को हराया। सोमेश्वर देव कौन थे? यह छिंदर नागवंशी शासक थे। छिंदर नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को इसने युद्ध में हरा दिया, और युद्ध में हराने के बाद सोमेश्वर देव को जो है बंदी बना लिया गया। ठीक है, बंदी बना लिया गया, लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के कहने पर उसको छोड़ दिया गया। ना, याद रखिएगा, उस समय उनकी ये जिक्र किया था। ठीक है, दूसरी बात, जाजल्य देव ने उड़ीसा के शासकों को युद्ध में हराया। उड़ीसा के शासकों को इसने युद्ध में हराया। उड़ीसा के गजपति शासक थे, गंग शासक थे, गजपति शासक थे। ठीक है, उड़ीसा के शासकों को इसने युद्ध में हराया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था जाजल्यपुर। जाजल्यपुर जो एक नया शहर था जिसे आज हम जांजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था जांजगीर, और वहां पे इसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, एक पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं। पाली का जो शिव मंदिर है, पाली के जो शिव मंदिर था उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? याद रखिए, वाणवंशी शासक, जिसका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, तो पाली के एक शासक थे लगभग 9th सेंचुरी में। उन्होंने विक्रमादित्य नाम था, और उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जो है, जीर्णोद्धार या रिकंस्ट्रक्शन कराने का काम जो है जाजल्य देव ने किया। ठीक है, ये जाजल्य देव के बारे में है। तो जाजल्य देव किसको हराया? सोमेश्वर देव। या जाजल्य देव का समकालीन कौन था? सोमेश्वर देव प्रथम था, जो छिंदकनाग वंशीय शासक था। गज सरदुल का टाइटल किसने लिया? जाजल्य देव ने किया। जांजगीर शहर की स्थापना किसने की? जाजल्य देव ने किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चंस को इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, जाजल्य देव के बाद से अगला जो शासक होता है उसका नाम है, जाजल्य देव के बाद अगला शासक जो है उसका नाम है पृथ्वी देव फर्स्ट। उसका नाम है पृथ्वी। जाजल्य देव के बाद जो अगला शासक होता है, सॉरी,
इसकी जो जाजलिदेव से पहले की है ये तो। जाजलिदेव के बाद अगला जो शासक हो रहे हैं उनका नाम है रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव सेकेंड। ठीक है, इनका शासन काल टाइम है 120 टू 135 एडी। ठीक है, ये सब सारी इसमें ईस्वी में रहेगा, ये बार बार आपको बोल रहा हूँ। रत्नदेव के जाजल्यदेव के बाद जो अगला शासक कौन हो रहा है, छठे नंबर पे रत्नदेव रह रहा है। ठीक है, रत्नदेव के बारे में हमको जानकारी जो है मिल रही है सूर्य नारायण से, अकलतरा से, अकलतरा, सूर्य नारायण। ठीक है, इत्यादि से हमको इस बात की जानकारी मिल रही है कि जाजल्यदेव प्रथम के बाद से जो है रत्नदेव द्वितीय शासक बने। ठीक है, ठीक, अपने पिता के परंपरा को आगे बढ़ाया। इसने इन्होंने भी त्रिपुरी के कचूरियों की अधीनता से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया। ठीक है, पूर्णतः मुक्त कर लिया और अपने नाम से इन्होंने भी स्वर्ण एवं चांदी के सिक्के चलाए, सिक्के जारी किए। ठीक है, ठीक है, तो जब इन्होंने त्रिपुरी के अधीनता से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर दिया, अपने पिता के बात को उसने आगे बढ़ाया, तो त्रिपुरी का जो शासक था उसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, त्रिपुरी के शासक जिसका नाम था गयाकर्ण ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया, परंतु रिजल्ट परिणाम किसके पक्ष में रहा, परिणाम जो है रत्न देव के पक्ष में रहा, पक्ष में रहा। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा के गंगवंशी शासकों को हराया। उड़ीसा के गंगवंशी शासकों को भी इसने हराया। ठीक है, फिर है बंगाल के गौड़ शासकों को हराया। बंगाल किसने गौड़ शासकों को हराया, ठीक, रत्नदेव द्वितीय को 36 विद्याओं में या विधाओं का ज्ञानी बताया गया है। 36 विधाओं का इसको ज्ञानी बताया गया है। ठीक है, यह रत्नदेव द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण घटना हुई। कौन कौन सी बातें हैं, रत्नदेव द्वितीय के बारे में हमको जानकारी जो है अकलतरा सूर्य नारायण से प्राप्त अभिलेखों से मिलता है।
ठीक है, इसने भी त्रिपुरी के कल्पी शासकों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण त्रिपुरी के शासक दयाकर्ण ने पर आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। ठीक है, इसने भी अपने नाम से स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी किए। उड़ीसा के गंगवंशीय शासकों को इसने हराया, बंगाल के गौड़ शासकों को हराया और 36 विधाओं का इसको ज्ञानी माना गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हो गई किसके बारे में, रत्नदेव द्वितीय के समय में, जिनका टाइम पीरियड 1120 से लेकर 1135 के बीच में था। अगला जो शासक है उसका नाम है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव सेकेंड। ठीक है, 1135 से लेकर 1165 एडी तक का इनका समय है। ठीक है, ठीक है, इनके समय से जितने भी हमको स्क्रिप्ट प्राप्त हुए ना, इनके समय के हमके 14 स्क्रिप्ट प्राप्त हुए, 14 अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। इनके समय के क्या हो रहे हैं, 14 अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठीक, इसने भी स्वर्ण, चांदी और तांबा का सिक्के जारी किए हैं, जारी किए हैं। ठीक, इसके अलावा पृथ्वीदेव द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण बातें हैं। इसने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, राजीव लोचन मंदिर का रिनोवेट कराने का काम, जीर्णोद्धार कराया, रिनोवेट कराने का काम किया था। ठीक है, जो रिनोवेट कराने का काम किया था, इसका जो सेनापति था उसका नाम था जगपाल। जगपाल ने रिनोवेट कराया। ठीक है, आपको मालूम है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया किसने करवाया था, नलवंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, राजिम अभिलेख से हमको इस बात की जानकारी मिलती है, सेनापति का नाम क्या था, जगपाल था। ठीक, इसके समय रतनपुर में उसने एक गज किला का निर्माण करवाया, गज किला रतनपुर का निर्माण करवाया इसके समय में। ठीक है, खड़ंग तालाब, रतनपुर में इसने बनवाया, खारंग झील का निर्माण करवाया, खारंग झील रतनपुर में इसका निर्माण, रत्नपुर या रतनपुर बात है कि रतनपुर ने करवाया। इसका एक मंत्री था, सामंत था, जिसका नाम था बल्लभ राज के द्वारा करवाया गया, वल्लभ राज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं इसके संदर्भ में, ये पृथ्वीदेव द्वितीय के संदर्भ में। इनका टाइम पीरियड है 1135 से लेकर 1165 ईस्वी। इनके समय के 14 अभिलेख हमको मिलते हैं। इन्होंने भी स्वर्ण के, चांदी के और तांबा के सिक्के जारी किए। तभी हम 3 शासकों के नाम देख चुके हैं जिन्होंने स्वर्ण के सिक्के जारी किए हैं, क्रमशः है वो। ठीक है, ठीक, अगर हम एक और इसकी खास बात है, इसमें कन्हर देव को प्राचीन नागवंशी शासक
परास्त किया था। ठीक है, इसका साम्राज्य जो है अमरकंटक से लेकर गोदावरी तक विस्तृत था। ठीक, यह पृथ्वीदेव द्वितीय के समय की बात हो गई। नेक्स्ट जो रूलर है वो है जाजल्यदेव सेकेंड। जाजल्यदेव सेकेंड 1165 से लेकर 68 तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जाजल्यदेव द्वितीय ने इसके बारे में जो एविडेंस है हमको कहाँ से मिल रहे हैं, साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं। अमोदा ताम्रपत्र, अमोदा के ताम्रपत्र से, स्क्रिप्ट से। दूसरा है मल्हार, मल्हार से प्राप्त जो स्क्रिप्ट है वहां से। ठीक है, शिलालेख है ये, मल्हार से जो मिला है वो शिलालेख है ये। शिवनी नारायण से प्राप्त शिलालेख से, शिवरी नारायण के शिलालेख से। ठीक है, यहाँ से हमको जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में जानकारी हमको मिल रही है। ठीक है, जाजल्यदेव के समय, उस समय का जो त्रिपुरी का शासक था, त्रिपुरी के शासक, उस समय जो त्रिपुरी का शासक था उसका नाम था जयसिंह, ने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण किया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात हुई। फिर 9th नंबर का जो है अगला शासक हो रहे हैं, जिसका नाम है जगरत्देव। जगरत्देव, जगरत्देव का जो शासन रहा है 1168 से 1178 AD तक रहा है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था सुमल्ला देवी। सुमल्ला देवी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, इनके बारे में जो हमको एविडेंस मिलता है, इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलता है, रत्नदेव तृतीय के खरौद अभिलेख से, खरौद अभिलेख से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है। अब इस खरौद अभिलेख से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि जाजल्य देव की जैसे मृत्यु हो जाती है तो पूरे राज्य में क्या हो गया, अशांति फैल चुका था। ठीक है। ठीक उस समय उसका बड़ा भाई जो है जगदेव जो है, जगत देव या जगदेव जो है गंगराज, उड़ीसा के गंगराज शासकों से लड़ाई कर रहा था। ठीक है। जाजल्य देव की मृत्यु को एक खबर जैसे ही मिली, वो अपना युद्ध बंद कर रतनपुर उसको लौट आया और रतनपुर का राज्य अपने हाथों में लेकर जो है लगभग 10 वर्षों तक जो है रतनपुर में शासन किया। ये जानकारी हमको खरौद अभिलेख से प्राप्त होती है। किसके बारे में? जगत देव के बारे में। ठीक है। जगत देव के बाद से जो अगला शासक बना उसका नाम है रत्नदेव तृतीय। ठीक है। रत्नदेव तृतीय 1178 से लेकर 1178 से लेकर जो है इनका शासनकाल है 1198 एडी तक के समय में इन्होंने शासन के 20 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। इनका एक सेनापति था जिनका नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव ने क्या किया, शिवरी नारायण खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का जीर्णोद्धार करवाया, इनोवेट कराने का काम करवाया, इसने जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। नेक्स्ट है रतनपुर में जो लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया है। आज भी है ये, पहाड़ी के ऊपर है ये। रतनपुर मंदिर से पहले बिलासपुर से जाते हैं तो यह मंदिर जो है लेफ्ट साइड में पड़ता है। ठीक है। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था रल्हा और दूसरी का नाम था पद्मा। ठीक है। अब देखिएगा इनके समय में जो है इनके राज्य में भीषण भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में जो है अव्यवस्था होने लगी, भयंकर अकाल पड़ गया और इस मुसीबत से जो है इनको निकालने का काम जो है एक इनका मंत्री था जिसका नाम था गंगाधर ने किया था। अकाल हो गया, अकाल के कारण क्या हो रहा है, अराजकता फैल गई, अराजकता फैल गई। तो इस स्थिति में इन्होंने एक ब्राह्मण का नाम था गंगाधर सॉरी गंगाधर नाम था। गंगाधर को इन्होंने क्या बनाया, अपना मंत्री बनाया और उन्होंने अराजकता से मुक्त कराया राज्य को, से राज्य को मुक्त कराने का काम किया। ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है रत्नदेव तृतीय के संदर्भ में? की पॉइंट देखेंगे। की पॉइंट्स क्या है? रत्नदेव तृतीय का जो टाइम पीरियड है 1178 से लेकर 1920 वर्षों तक शासन किया। इसने
इसके समय इसका प्रधानमंत्री जो था वो था गंगाधर राव या सेनापति था। इसने लक्ष्मेश्वर मंदिर सर्वत्र जीर्णोद्धार करवाया। रतनपुर में इसके द्वारा जो है लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी 2 पत्नियां थी, लल्हा और पद्म। कभी-कभी क्या होता है ना, कॉलम देखने में राजाओं के नाम और पत्नियों के नाम लिख देता है, तो किस वे में, ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट आप लोग 1-2 बार पढ़ लोगे उससे आपको गेसिंग हो जाएगा। कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके समय जो है रतनपुर राज्य में अकाल पड़ा और इस अकाल से मुक्ति दिलाने का काम जो है गंगाधर ने करवाया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। उसके बाद से अगला जो शासक होता है उसका नाम है प्रतापमल। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है 1198 से लेकर 1222 तक। ठीक है, इसके समय के हमको बालपुर से ना, बालपुर महानदी के किनारे का गांव है, वहां से हमको 12 तांबे के सिक्के मिले हैं। 12 जो है तांबे के सिक्के इसके समय मिले हैं। गोल और हेक्सागोनल शेप में है, राउंड और हेक्सागोनल शेप में है ये। ठीक है, सिक्के जो है, सिक्के कैसे हैं, गोल हैं और षटकोणीय हैं, हेक्सागोनल है। ठीक है, इसके 2 मंत्री थे, महत्वपूर्ण मंत्रियों के नाम सामंत थे। एक था यशराज और दूसरा था यशोराज। यशराज और यशोराज। ठीक, इसके समय के 3 ताम्रपत्र हमको, 2 बिलाईगढ़ से और 1 पेंड्रा बांध से हमको मिलता है ना, ताम्रपत्र मिले प्रतापमल के बाद। ठीक, अब देखिएगा प्रतापमल के बाद से, ठीक है, प्रतापमल के बाद से, प्रतापमल के बाद से लेकर लेकर बहारेंद्र शाही के बीच में, बहारेंद्र शाही के तक जो है ना, बहारेंद्र शाही का जो टाइम पीरियड है 1494 से लेकर 1544 तक, और प्रतापमल का जो टाइम है वो लगभग 1198 से लेकर 1222 तक ना। ठीक है, ये 1222 से लेकर 1494 तक की जो लगभग 200-250 वर्षों का जो इतिहास है, इसके बारे में हमको कोई सिस्टमेटिक जानकारी नहीं मिल रही है ना। इसके बारे में हमको कोई भी सिस्टमेटिक जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, इतिहास का स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो इतिहास के स्पष्टीकरण न होने के कारण इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, कलचुगी कालीन का अंधकार युग कहा जाता है। 200-250 वर्षों के। तो प्रतापमल से लेकर बहारेंद्र शाही के बीच के जो टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, इसको अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा चीजों को। लेकिन एक प्रसिद्ध विद्वान थे बाबू रेवाराम, रेवाराम ने प्रतापमल के बाद से अनेक राजाओं के का जो है सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे जय सिंह देव, धर्म सिंह देव इत्यादि राजाओं के सीक्वेंस दिया गया। ठीक है, परंतु उसके बारे में हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं।
तो एविडेंस न मिलने के कारण जो है, मतलब कोई पुरातात्विक साक्ष्य हमको यहाँ पर मिल अभाव है, ठीक है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता थोड़ी संदिग्ध होती है, ठीक है। तो जिस दिन हमको ऐतिहासिक साक्ष्य मिल जाएगा तो हम बाबू रेवाराम ने जो जानकारियां दी हैं उसके आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाएगा। बट अभी यही है कि प्रताप मल से लेकर वारेन शाह के बीच के टाइम पीरियड को, जहां से हमको सिस्टमेटिक कलचुरियों का इतिहास नहीं मिल रहा है, उस काल को क्या कहा जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी अंधकार युग में ना, इसी अंधकार युग में रतनपुर रतनपुर की एक शाखा रायपुर स्थापित होती है, जो रायपुर के कलचुरी के नाम से जाने जाते हैं, जो रायपुर कलचुरी के नाम से जाने गए हैं, रायपुर कलचुरी के नाम से जाने गए हैं, या जिसको लाहौरी शाखा भी कहा गया है, शाखा भी कहा गया है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि अंधकार युग के बाद जो है कलचुरियों का बाइफर्केशन होता है, रायपुर की कलचुरी और रतनपुर की कलचुरी। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी रतनपुर की कलचुरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रतापमल और बहारेंद्र शाह, ठीक है, प्रतापमल और बहारेंद्र शाह की कहाँ के हैं, रतनपुर की कलचुरी है। तो बाबू रेवाराम ने ऐसे बताया है कि इस अंधकार युग में जो है जगन्नाथ सिंह देव, इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था वीर सिंह देव और दूसरे का नाम था देव सिंह देव। तो वीर सिंह जो है वह रतनपुर क्षेत्र में रहे और देव सिंह जो है वो रायपुर चले गए, ऐसे। लेकिन हम इसको प्रामाणिकता यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इस तथ्य को आप लोगों को यहाँ पर बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा कि अंधकार युग में मतलब प्रतापमल और बहारेंद्र शाह के बीच के समय को हमको सिस्टमेटिक इतिहास की जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, अंधकार युग के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम रूरल का जो नाम पढ़ रहे हैं, प्रतापमल के बाद से जो हमको मिल रहा है, अंधकार युग के बाद से जो हमको जानकारी मिल रही है, वो है बहारेंद्र शाह के बारे में। तो बहारेंद्र शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो शासक है वो उसका नाम क्या होगा, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह का जो समय है 1495 से लेकर, ऐसा माना जाता है 1544 एडी के बीच में ना, 1544 के बीच में, ठीक है। बहारेंद्र शाह ने उस समय के लिए अपनी राजधानी जो है परिवर्तन किया, ठीक, राजधानी परिवर्तन कर उन्होंने रतनपुर से कहा लेकर, रतनपुर से कोसगई लेकर गए राजधानी, कोसंगा या कोसगई, कोरबा क्षेत्र में आता है। इनके शासनकाल में जो है दुश्मनों का, शत्रुओं का आक्रमण बार बार बढ़ गया था, इसी आक्रमण से दस अपनी राजधानी को जो है बचाने के लिए जो है राजधानी कुछ समय के लिए जो है कोसगई ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने कोसगई छुरी, कोसगई कोरबा, कोसगई मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने। इनके समय में क्या क्या हुआ, कोसगई में मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरा है इसमें
चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। खजाने की रक्षा करने के लिए जो है चैतुरगढ़ में किलों की, क्योंकि बार बार दुश्मनों का आक्रमण हो रहा था, तो कोसगई का किला भी बनाया गया था खजाने को सुरक्षा करने के लिए। ठीक। बहारेंद्र शाह, अब यहाँ पर एक पॉइंट्स मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। बहारेंद्र शाह ने कि बहारेंद्र शाह जो है सोना खान का एक व्यक्ति था जो इनके सेना में शामिल था, जिसका नाम था बिसई ठाकुर। बिसई ठाकुर जो है इनकी सेना में शामिल था। उसकी पराक्रम और वीरता से प्रभावित होकर इसे सोना खान का जमींदार बना दिया जाता है, और इस जमींदारी को जो है कर मुक्त रखा जाता है। ठीक है, कर मुक्त रखा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये किसी के समय की बात है? यह बहारेंद्र शाह के समय की बात है। बहारेंद्र शाह के बाद से जो अगला शासक हो रहा है उसका नाम है कल्याण शाह। अगला शासक कल्याण शाह है। इनका टाइम पीरियड है 1544 से लेकर 1581 के बीच में। कल्याण शाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो है, बहुत सारी चीजें हैं। मुगल लिटरेचर से भी इनके बारे में हमको जानकारी मिल रहा है। ठीक है, इनके बारे में हमको जानकारी कि बहुत सारे सोर्स, मुगल साहित्य, साहित्य, गोपल्ला गीत, बाबू रेवाराम की पांडुलिपियां। ठीक है, इत्यादि से हमको कल्याण शाह के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग कल्याण शाह जो है 8 वर्षों तक मुगल दरबार में रहे थे। इसके संदर्भ में भी अनेक मत प्रचलित हैं कि वह जहांगीर के दरबार में थे कि अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड के हिसाब से बात करते हैं तो उस समय अकबर का शासन था। ठीक, गोपल्ला गीतों में जहांगीर की बात होती है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से यह अकबर या मुगल दरबार में थे। ठीक है, मुगल दरबार में रहने के बाद इन्होंने एक राजस्व पुस्तिका की रचना की। ठीक है, एक राजस्व पुस्तिका की इन्होंने रचना की, जिसको जमा बंदी व्यवस्था कहा गया है, जिसको जमा बंदी व्यवस्था कहा गया है। ठीक है,
इस जमाबंदी जो पुस्तिका थी उसी के आधार पर एक ब्रिटिश राजस्व अधिकारी मिस्टर चिस्म ने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में डिवाइड किया। 18 गढ़ और 18 गढ़, पूरे छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को गढ़ों में बांट दिया। ये 18 गढ़ जो है महानदी के उत्तर और महानदी के दक्षिण में 18 गढ़ ऐसे इन्होंने, इसका जिक्र जो मिस्टर चिसम ने भी किया है। ठीक है, ठीक। कल्याण साय के बाद जो है रतनपुर के जो राजा थे, राजाओं का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, तो कल्याण साय के बाद से जो बने हैं उनका नाम है लक्ष्मण साय। ठीक है, कल्याण साय के बाद कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण साय बन रहे हैं। लक्ष्मण साय के बाद से बन रहे हैं तखत सिंह। तखत सिंह ने एक नया शहर बताया जिसका नाम है तखतपुर। इन्होंने क्या नाम नया शहर बसाया? तखतपुर शहर बसाया। ठीक है, ठीक। तखतपुर। तखत सिंह के बाद से अगला जो राजा बनते हैं उनका नाम है राज सिंह। तखत सिंह के बाद से जो अगला राजा बनते हैं उनका नाम क्या है? राज सिंह। ठीक है, राज सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1689 टू 1712 AD। ठीक है, राजसी बनते हैं। इनके समय में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जो राज कवि थे, जो राज कवि के पद पर आसीन थे। कवि के पद पर आसीन थे, दरबारी कवि थे। उनका नाम है गोपाल मिश्र। ठीक है, गोपाल मिश्र की जो प्रसिद्ध रचना है उनका नाम है खूब तमाशा। यह औरंगजेब के ऊपर लिखा गया है। खूब तमाशा जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, गोपाल मिश्र के पुत्र भी माखन मिश्र थे, वो भी कवि थे। तो यार हमेशा क्वेश्चन आता है राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र किसके दरबार में थे? तो राज सिंह के दरबार में थे। ठीक, राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था। बादल महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, राज सिंह के बाद इसका चाचा जो है सरदार सिंह या
किरदार सिंह अगला राजा बनता है 1712 से लेकर 1732 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक है, यह निसंतान था, यह निसंतान था, यह निसंतानता होने के कारण इसने अपने भाई रघुनाथ सिंह को राजा बनाया। रघुनाथ सिंह जो है उसको राजा बनाया। अगला अगला राजा कौन हो रहा है? रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1732 से लेकर 1741 और एक है 1741 से लेकर 1745 एडी के बीच में। ठीक है, तो 1732 से लेकर 1741 रघुनाथ सिंह जो है यह स्वतंत्र शासक के रूप में है और 1741 से 1700 शासक अधीन मराठों के अधीन यह शासन करता है। ठीक है, 1741 के टाइम पीरियड में 1741 में रतनपुर पर मराठों का आक्रमण हुआ। जो मराठा सेनापति था उसका नाम था भास्कर पंत। जो मराठा सेनापति था उसका नाम क्या था? भास्कर पंत का आक्रमण किया। ठीक है, ठीक, भास्कर पंत की सेना पहले रतनपुर पहुंचे उससे पहले ही रघुनाथ सिंह के पुत्र के साथ भास्कर पंत का लड़ाई हुई और उसका रघुनाथ सिंह का बेटा जो है मारा जाता है। अब जैसे ही भास्कर पंत जो है रतनपुर की ओर आता है तो रघुनाथ सिंह उससे बिना लड़ाई किए जो है उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1741 में रघुनाथ सिंह जो है बिना युद्ध किए भास्कर पंत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार जो है 1741 में कलचुरी शासन समाप्त हो जाता है और मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। 1741 से 1745 तक रघुनाथ सिंह शासक बन रहे हैं। 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद से जो है अगला शासक होते हैं मोहन सिंह। ठीक है, जो 1745 से लेकर 1757 तक शासन करते हैं, मराठों के अधीन ये शासन करते हैं। ठीक है, 1757-1758 के छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है एक रतनपुर के कलचुरियों की एक इतिहास है।
ठीक। ये रतनपुर की कलचुनियों की क्या है, ये एक इतिहास है। उसके बाद से आपको बताया था कि कलचुनियों का जो अंधकार युग है, अंधकार युग के समय ही कलचुनियों की एक शाखा रायपुर में स्थापित होती है, जिसे इतिहास में रायपुर कलचुरी के नाम से जानते हैं। या लाहौरी शाखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रायपुर के कलचुरी। ये 14वीं सेंचुरी में स्थापित होता है, 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक। ठीक है, तो अगली क्लास में हम रायपुर की कलचुरी पढ़ेंगे और इसके संदर्भ में इतिहास पढ़ेंगे। रायपुर की कलचुरियों की क्या क्या बात है, जिसको लाहौरी शाखा कहा जाता है। कलचुरियों के भारत के इतिहास में हैडोवंशी भी कहा गया है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रायपुर की कलचुरी को पढ़ेंगे।